सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। नावल फारिस आल-नू, किस्त नंबर 3, बाब रहबर, राइटर जियाद असगर जे अलिफ रे वाव नून। मुस्तकबिल की दास्तान। गोली पारिस की टांग में किसी दहकते अंगारे की तरह पैवस्त हुई थी। जलन और अजियत ने उसके वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था। खूनधार की सूरत कच्ची मिट्टी पर बह रहा था और जमीन उसे जज्ब कर रही थी। पुलिस के जवान एहतियात से आगे बढ़ रहे थे कि इनकी आंखों के सामने ही अचानक पारिस गायब हो गया। वो लम्हा भर को साकत रह गए, फिर दहशत ज़दा नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। इन्हें यकीन हो चुका था कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई भूत या जादुई साया है। पारिस टेलीपोर्ट होकर खुफिया तहखाने के तारीख हाल में पहुंच आया था। इसकी सांसें भारी थी और खून तेजी से बह रहा था। हर बूंद फर्श पर सुर्ख निशान छोड़ रही थी। चंद लम्हों बाद शख्दार भी नमूदार हुआ। इसने पारिस की हालत देखकर सर्द आह भरी और करीब आ बैठा। मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे। शख्दार ने उसकी टांग को छुआ जो लहू में डूबी हुई थी। पारिस ने करब से आंखें खोलें, इसके लब कपकपाए और वो गुस्से से बोला, आप सब जानते थे, फिर भी आपने जानबूझकर मुझे मौत के मुंह में भेजा। मगर अल्फाज इसके हलक में ही अटक गए और वो अचानक बेहोश होकर एक तरफ लुढ़क गया। शख्दार ने उसे कुछ देर घूर कर देखा, फिर ज़ेरलब बुड़बड़ा, हमारे रहबर तो हमेशा ज़हीन और ताकतवर होते हैं। न जाने नू साहब ने इसमें क्या देख लिया। ये तो महज एक नकमा और बेबस इंसान है। वो ये कहते हुए खून साफ करने लगा, लेकिन इसकी आंखों में शुकूक और हिकारत की एक ठंडी लहर उभर आई थी। आज़ा अपने बेटे तलाल के साथ अपने चेकअप के लिए डॉक्टर फिरदौस के अस्पताल आई थी। ये उनका फैमिली डॉक्टर था और फारिस का बेहतरीन दोस्त भी रह चुका था। इसने साबिका मेडिकल रिपोर्ट्स का मुकम्मल मुताला करने के बाद संजीदगी से सवाल किया, मैंने आपकी साबिका रिपोर्ट्स भी देख ली हैं और कुछ देर में ताज़ा रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक आपने कितनी बार खून तब्दील करवाया है? आज़ा ने गहरी सांस ली और नजरें झुकाकर बोली, 6 माह पहले टेस्ट करवाया था। इस वक्त बीमारी ज्यादा नहीं बढ़ी थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि जल्द दोबारा टेस्ट कराना होगा, शायद खून भी तब्दील करना पड़े, मगर मैं जा नहीं पाई। डॉक्टर फिरदौस ने भनवी सकीड़ कर फाइल बंद की और खफगी के साथ बोला, ये तो सरासर लापरवाही है। ऐसी हरकत अगर कोई नासमझ बच्चा करे तो समझ आती है, मगर आप अपनी जान के साथ ये ज्यादती कैसे कर सकती हैं? आज़ा के लब कपकपाए, मगर वो नरमी से बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कैंसर अक्सर अचानक आखिरी मरहले में जाहिर होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ ब्लड डोनेट करने गई थी, वहाँ टेस्ट हुआ और पता चला कि ब्लड कैंसर है, वो भी पहली स्टेज पर। मुझे नहीं लगता कि अभी देर हुई हो। डॉक्टर जो खामोशी से सब सुन रहा था, बेइख्तियार बोला, आपको क्या लगता है अगर फारिस भाई होते तो क्या वो आपको ऐसी लापरवाही करने देते? ये सुनते ही आज़ा की आंखों में नमी उतर आई और उसने नजरें झुका लें। शायद मेरी बातें आपको बुरी लग रही हूँ, मगर आप जानती हैं, फारिस मेरे लिए भाई से बढ़कर था और आपको हमेशा मैंने अपनी बहन समझा है। आप सिर्फ मरीज नहीं, मेरे दोस्त की बेवा भी हैं। उसी लिए आने वाली रिपोर्ट्स को लेकर मैं शदीद डरा हुआ हूँ। आज़ा ने लबों पर करब भरी मुस्कुराहट सजाई और धीरे से कहा, नहीं डॉक्टर साहब, आपका हक है कहना। वाकई मुझे ख्याल रखना चाहिए था, मगर गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता। अब सब कुछ खुदा की मर्जी है। कमरे की फिजा बोझल हो गई थी। आज़ा की आवाज में वो थकन और वीरानी झलक रही थी जो उसके अंदर कई बरस से बसी हुई थी। उसके लिए तो जिंदगी का खात्मा उसी दिन हो गया था जिस दिन फारिस दुनिया से रुखसत हुआ था। वो तो सिर्फ बच्चों के सहारे जी रही थी। उसी दौरान डॉक्टर फिरदौस ने इंटरकॉम उठाया और सख्त लहजे में कहा, ताहिर, रिपोर्ट्स तैयार होने में मजीद कितना वक्त लगेगा?
दूसरी जानिब से जवाब आया, सर, रिपोर्ट्स तैयार हैं, मैंने आपकी तरफ भेज दी हैं, अभी पहुंचने ही वाली हैं। ठीक है, और जमील साहब की रिपोर्ट भी जल्दी तैयार करके भेज देना। इसने फोन रख दिया। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। लैब असिस्टेंट अंदर आया और फाइल बढ़ाते हुए बोला, सर, ये रिपोर्ट्स ताहिर साहब ने भेजी हैं। डॉक्टर फिरदौस ने मुख्तसर सा शुक्रिया कहा और फौरन फाइल खोल ली। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर उसकी आवाज गूंजी, हम्मम, मुआमला ज्यादा खतरनाक तो नहीं, लेकिन कल दोबारा आना पड़ेगा। आपका खून तब्दील करना होगा। कल। ये लफ्ज आज़ा के कानों में किसी खतरे की घंटी की तरह गौंजा। रिपोर्ट्स के कागज कुछ और कह रहे थे, मगर उसका जिस्मानी हाल इससे भी ज्यादा कुछ बयान कर रहा था। तलाल बेकरारी से आगे बढ़ा। फिरदौस साहब, कोई खास परेशानी तो नहीं ना? डॉक्टर फिरदौस ने संजीदगी से जवाब दिया, क्या ब्लड कैंसर होना कम परेशानी की बात है? असल सवाल ये है कि हम इसका मुकाबला कैसे करते हैं। कल तक मैं भी कुछ खून का बंदोबस्त कर लूंगा और मतलूबा ग्रुप के खून के लिए तुम भी इंतजाम कर लेना। तलाल ने इस बात में सर हिलाया। जी, मैं कोशिश करता हूँ। बाकी हमारे लिए क्या हुक्म है? डॉक्टर ने पर्ची पर अद्वियात लिखते हुए कहा, ये दवाएं स्टोर से ले लीजिएगा। हिदायत भी साथ दर्ज हैं। तलाल ने पर्ची थामी, सर हिलाया और बोला, शुक्रिया फिरदौस साहब, कल सुबह 10 बजे तक अम्मी जान को ले आऊंगा। डॉक्टर फिरदौस ने अलविदाई मुसाफिहा करते हुए कहा, अद्वियात में किसी कसम की कोताही ना हो। बाकी इंशा अल्लाह कल मुलाकात होगी। आज़ा और तलाल खामोश कदमों से कमरे से निकले। अस्पताल के राहदारी में एक लम्हे के लिए दोनों रुके, फिर एक दूसरे की तरफ देखे बगैर आहिस्ता आहिस्ता पार्किंग की तरफ बढ़ने लगे। फिजा में खामोशी का ऐसा बोझ था जैसे कायनात भी उनके दिख में शरीक हो गई हो। पारिस ने आंखें खोले तो एक धुंधली सी रोशनी में अपनी टांग से उठती हुई दर्द की लहर महसूस की। बैठने की कोशिश की मगर कमजोरी ने उसे वापस लेटने पर मजबूर कर दिया। इर्द गिर्द नजर घुमाई तो वो तहखाने के एक सादा बिस्तर पर पड़ा था। सामने वाले बिस्तर पर सफून बैठा था जो उसे गौर से देख रहा था। जब पारिस होश में आया तो सफून फौरन उठ खड़ा हुआ और तेजी से पारिस के करीब आकर अपनी मकामी जबान में कुछ बोला। पारिस को अल्फाज समझ न आए। भाई, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। इसने हैरत से पहले पारिस और फिर कमरे को देखा और पूछा, तो तुम पाकिस्तानी हो? मैंने पूछा था तुम कौन है और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? पारिस ने दर्द से कराहते हुए बताने की कोशिश की, मैं पारिस हूँ। मैं तुम्हें वहाँ से निकाल रहा था। तुम जख्मी थे, गार से जब निकाला था। सफून ने नरम लहजे में कहा, छोड़ो, अभी आराम करो, बाद में बात करेंगे। इसने पारिस के माथे पर हाथ रखा तो एहसास हवा के बुखार इसके अंदर भड़क रहा है। तुम्हें तो तेज बुखार हो चुका है। यहाँ कोई मेडिकल कट नहीं है क्या? सफून ने कमरे में नजरें दौड़ाते हुए पूछा। पारिस ने आंखें बंद करके कहने की कोशिश की, देखो, शायद कहीं हो, मगर फिर अजियत और दर्द की वजह से खामोश हो गया। सफून ने रेफ्रिजरेटर खोला और सबसे नीचे पड़ी एक बॉक्स निकाली। इसमें मुख्तलिफ अद्वियात और इंजेक्शंस थे। इसने फार्मूले पढ़े, एक पेन कलर इंजेक्शन निकाला और पारिस के बाजू में लगा दिया। कुछ ही देर में दर्द कम हुआ और उसने आंखें खोल लीं। सफून कुर्सी पर बैठा अद्वियात चेक कर रहा था। जब उसने पारिस को मुस्कुराते देखा तो हैरत ज़दा बोल पड़ा। हंस क्यों रहे हो? पारिस ने कमजोर सी हंसी के साथ कहा, मैं तो तुम्हें मुसीबत से निकालने गया था लेकिन उल्टा तुम्हारे लिए ही मुसीबत बन गया हूँ। ये कहते हुए इसकी आंखों में तशक्कुर के जज्बात उभर आए। वो संजीदा मगर नरम लहजे में बोला, मैं हैरान हूँ कि आखिर यहाँ कैसे पहुँचा। ऐसे ही कई सवाल हैं मगर पहले तुम ठीक हो जाओ फिर पूछूंगा। तुम पूछो, जो भी पूछना है। मैं अब पहले से बेहतर हूँ। तो बताओ, ये सब क्या चल रहा है? मैं कहाँ हूँ?
तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम तो खुद भी जख्मी हो, कौन हमें यहाँ लेकर लाया? सफवान ने पूछा। पारिस चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, फिक्र मत करो, यहाँ तुम महफूज हो। मैं ही तुम्हें बचाने के लिए उस गार में गया था। अचानक पुलिस आ गई और मैं खुद भी जख्मी हो गया। एक पल की खामोशी के बाद गहरी सांस खींचते हुए कहा, खैर, मैंने ही तुम्हें निकाला और जिसने मुझे भेजा था उसी ने तुम्हें मरहम पिटी की है। तुम जल्द ही इसके बारे में भी जान जाओगे। ये जानते हुए भी कि मैं एक लुटेरा हूँ, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। कहीं तुम्हारा ताल्लुक किसी अंडरग्राउंड माफिया से तो नहीं? सफवान ने हैरत और मशकूक अंदाज में पूछा। पारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ओह नहीं मेरे भाई, मेरा ऐसी किसी गंदी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ जो रात को अकेला घर से निकलते हुए भी घबरा जाता है। असल हैरत तो मुझे इस बात पर है कि तुम बहुत सुलझे और पढ़े लिखे लगते हो। तुम इस दलदल में कैसे फंस गए? सफवान ने गहरी सांस लेकर कहा, ये एक लंबी कहानी है। दरअसल मैं लुटेरा नहीं, बागी हूँ। सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, मगर पहले ये बताओ कि अलबेला कहाँ है? अलबेला? पारिस ने हैरत से दोहराया। हाँ, अलबेला मेरी बहन है। वो भी मुझे ढूंढने गार की तरफ आ रही थी। पारिस के चेहरे पर अफसोस के आसार उभर आए। ओह, मुआफ करना। जैसे ही वो घर से निकली, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिक्र ना करो, हम उसे छुड़ा लेंगे। ये सुनते ही सफवान के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। चलो अच्छा है, पुलिस किसी काम तो आई। या अल्लाह, तेरा शक्र है। पारिस ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अजीब आदमी हो। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तुम ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कोई बल्ला टल गई हो। इसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, जाहिर है खुशी की ही बात है। अलबेला पुलिस की निगरानी में कम अज कम महफूज तो है। अगर इसे वो गिरफ्तार ना करते तो मेरे दुश्मन जरूर इसे अगवा कर लेते। अब कम अज कम एक हफ्ता तक पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी और ये हमारे लिए काफी वक्त है कि कोई मंसूबा बनाया जा सके। पारिस ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा। वैसे तुमने मेरे ज्यादातर सवालात हुआ में उड़ा दिए हैं। तुम इस दलदल में कैसे उतरे? मेरी वालिदा कहा करती थी कि वक्त ही सबसे बेहतर जवाब देता है। तुम परेशान ना हो, सब्र करो, तुम जल्द ही सब जान जाओगे कि मैं क्या हूँ और ऐसा क्यों बना। अभी वो बमुश्किल अल्फाज अदा ही कर पाया था कि उसे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे मशीनी पर्जों की आवाज हो। वो घबरा कर बोला, ये कैसी आवाज आ रही है? पारिस ने भी फौरन महसूस कर लिया और तेजी से बोला, लगता है कोई तहखाने में आ रहा है। तुम फौरन बिस्तर पर लेट जाओ और नींद का बहाना करो, लेकिन होशियार रहना। सफवान जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। उसी लम्हे भारी कदमों की चाप सुनाई देने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब आ रही थी। पारिस का दिल बेकाबू धड़कने लगा, जैसे किसी भी लम्हे वो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। जैसे जैसे कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी, पारिस के दिल की धड़कन तेज से तेज तर होती जा रही थी। वो जानता था कि दरवाजे पर कौन हो सकता है, मगर असल परेशानी ये थी कि अगर उसकी माँ ने उसे इस हाल में देख लिया तो गोया क़यामत बर्पा हो जाएगी। वो किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि वो इसकी ये हालत देखें। इसने जल्दी से टांगों पर मोटी चादर ओढ़ ली। दरवाजा चरचराता हवा खिला और तलाल अंदर दाखिल हुआ। पारिस, तुम अभी तक यहाँ हो? बाहर शाम होने को है। अम्मी घर में सख्त परेशानी में। तलाल ने जुमला शुरू ही किया था कि इसकी नजर दूसरे बिस्तर पर सोए हुए अजनबी पर पड़ी और वो अचानक खामोश हो गया। आए भाई, बैठें, पारिस ने बेचैनी से कहा। तलाल ने कुर्सी खींचते हुए तेज लहजे में पूछा, ये कौन है और उसके बाजू पर ये जख्म कैसा है? पारिस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इसे नहीं जानता। इस पर कुछ लोगों ने हमला किया था। मैं इसे बचाने गया था, मगर क्या? तलाल ने गुस्से से दबी आवाज में पूछा। मगर उसे बचाते बचाते मेरी टांग में गोली लग गई। मैं
ओह मेरे खुदा, पारिस, तुमने ये कैसी हमाकत की? अपनी हालत तो देखो। तलाल ने बात काटते हुए इसकी टांग से चादर खींची तो जख्म देखकर इसका गुस्सा और दिख एक साथ फट पड़ा। पारिस ने धीरे से कहा, भाई, जब एक बंदा मुसीबत में हो तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? तलाल ने माथे पर हाथ मारा। ऐसे बचाया जाता है क्या? तुम मुझे भी तो कॉल कर सकते थे। ये तो बिल्कुल अहमकाना हरकत की है तुमने। पारिस ने नदामत से सर झुका दिया। जानता हूँ भाई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज मेरी इस हालत का मामा को मत बताइएगा। तलाल ने तल्खी से कहा, पारिस, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उसे बचाया होगा। फिर तुम दोनों वहां से कैसे निकले और ये सब कैसे हुआ? पारिस ने सफवान की तरफ इशारा करते हुए झूठ घूर लिया। मैंने नहीं, इसने मेरी जान बचाई, गोली निकाली और मरहम पिटी भी की। शायद ये कोई डॉक्टर है। तलाल ने एक नजर सफवान को देखा और फिर दिख से पारिस के सर पर हाथ फेराते हुए कहा, पारिस, मेरे भाई, अपनी हालत देखो। अम्मी को अगर तुम इस हाल में दिखाई दिए तो उन पर क्या गुजरेगी? मैं इन्हें जाकर क्या जवाब दूंगा? पारिस ने जल्दी से अल्तजाया लहजे में कहा, उसी लिए तो कह रहा हूँ भाई, मामा को मेरे बारे में मत बताइएगा, बस कोई बहाना बना दीजिएगा। तलाल ने तंजिया हैरत से कहा, तुम मुझे अम्मी से झूठ बोलने को कह रहे हो? पारिस गड़बड़ा गया लेकिन फौरन संभलते हुए बोला, झूठ बोलने का नहीं कहा भाई, बस इतना कह दीजिएगा कि पारिस ने तहखाने में ही रुकने का फैसला किया है। देख लीजिएगा, कल शाम तक मैं खुद वापस आ जाऊंगा। तलाल ने गहरी सांस भरी। कल शाम तक ना तुम्हारा जख्म भर सकता है और ना अम्मी इतना इंतजार करेंगी। सुबह तक तो मैं इन्हें संभाल लूंगा, लेकिन शाम तक वो सब्र नहीं कर पाएंगी। पारिस ने नजरें झुका लें। आप कोशिश कीजिएगा भाई, अगर वो जिद पर उतर आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तलाल का लहजा नरम पड़ गया। पारिस, मेरी जान, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अम्मी का सामना कैसे करता? ये सुनकर पारिस की आंखों में नमी आ गई। भाई, जो होना था वो तो हो गया, आप बस मामा को संभालिए। मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। तलाल ने इसका हाथ थाम कर कहा, अब मैं तुम्हें ऐसी किसी हमाकत की इजाजत भी नहीं दूंगा। आइंदा तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, वरना तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। पारिस ने फौरन सर झुका दिया। जैसा मेरे भाई जान का हुक्म होगा, मैं इनकार नहीं करूंगा, बस आप मामा को संभाल लीजिए। तलाल ने बात काट दी। ठीक है, ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम बस आराम करो। इन साहब का भी ख्याल रखना। मैं रात को खाना ले आऊंगा, और खबरदार, यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। पारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको क्या लगता है मैं इस हाल में बाहर निकल सकता हूँ? तलाल ने सर्द लहजे में कहा, पारिस, मुझे डर है कि तुम फिर से हीरो बनने ना निकल पड़ो। पारिस ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ हाथ जोड़ दिए। तलाल दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं अभी जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह शाम को वापस आऊंगा। पारिस ने रस्मी सा कहा, इतनी जल्दी क्या है भाई, थोड़ी देर बैठ जाइए। तलाल ने दरवाजा खोलते हुए जवाब दिया, अम्मी घर में बेचैनी से इंतजार कर रही हैं, अगर मैं देर करूंगा तो वो पीछे खुद आ जाएंगी। ये कहकर वो बाहर निकल गया। तलाल के कदमों की चाप दूर होती गई और पारिस ने सुकून का गहरा सांस लिया। सफवान जो दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनकर बेचैन हो रहा था, जैसे ही तलाल बाहर निकला तो वो फौरन उठकर बैठ गया और बेताबी से पारिस की तरफ मुतवज्जह हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ? पारिस ने संजीदगी से पूछा। तुम्हें क्या लगता है कहाँ हो? इसने तेवरी चढ़ाते हुए कहा, मैं कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहता, बस तुम साफ साफ बताओ, मेरी बेचैनी बढ़ रही है। पारिस ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा,
बेहतर है खुद ही लोकेशन देख लो। इसने बिस्तर से उठकर मोबाइल लिया और तेजी से स्क्रीन पर नजरें दौड़ाएं। अगले ही लम्हे वो चौंक कर उछल पड़ा। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? मैं जख्मी था, तुम भी जख्मी थे। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे बेहोश रहा हूँ। ऐसा कोई तरीका ही नहीं कि हम इतने कम वक्त में इतनी दूर निकल सकते। ये आखिर हो क्या रहा है? वो बिस्तर पर बैठते बैठते दोबारा खड़ा हो गया था और बेयकीनी में चीखने लगा। पारिस ने पुरसुकून लहजे में कहा, मगर यही सच है, तुम पाकिस्तान में हो। बस जरा सब्र करो, सुबह से पहले सब समझ जाओगे। इसने झुंझला कर सर पकड़ लिया। मैं कैसे सब्र करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ना जाने किस चक्कर में फंस गया हूं। पारिस ने गौर से इसके चेहरे को देखते हुए कहा, अच्छा सुनो, तुम्हें टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ इल्म है? इसने चौंक कर नजरें उठाएं। हाँ, कुछ हद तक जानता हूँ, मगर तुम मेरी बात का जवाब। वो जुमला अधूरा छोड़ते ही ठटक गया। अचानक आंखें फैल गईं। ओह, तुम्हारा मतलब है कि हम टेलीपोर्ट होकर यहाँ पहुँचे? पारिस ने कंधे अचुकाए। तुम्हें क्या लगता है इसके सिवा और कोई रास्ता था इतने कम वक्त में इतनी दूर आने का? सफवान ने उलझे हुए लहजे में कहा, मगर ऐसा मुमकिन कैसे है? दुनिया में अभी तक टेलीपोर्टेशन इतनी एडवांस हुई ही नहीं। पारिस ने उसकी आंखों में झांक कर सवाल दागा। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया की सब हकीकतों से वाकिफ हो? नहीं, कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं, मगर ये सब मेरे लिए नाकाबिल यकीन है। फिर भी तुम सच कह रहे होगे, क्योंकि अगर पुलिस वाकई वहां पहुंच चुकी थी और तुम भी जख्मी हालत में अकेले थे, तो हम दोनों का वहां से यूं गायब होना और इतनी दूर पहुंच जाना, ये बगैर किसी मावराई तरीके के मुमकिन ही नहीं था। वो सर हिलाता गया और पारिस इसकी संजीदगी और अक्लमंदी पर हैरान रह गया। इसने सवालात की बौछार कर दी। यार, तुमसे बात करो तो लगता है हर चीज बहुत जल्दी समझ जाते हो। आखिर तुम हो कौन और इतनी तेजी से बातें कैसे समझ लेते हो? तुम काफी तालीम याफ्ता भी लगते हो, मगर तुम्हारा पेशा देखकर यकीन ही नहीं आता। सफवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से उसे घूरने लगा। पारिस बेचैनी से बोला, मैंने आपसे कुछ पूछा है, और ये भी कि हमारी जबान तुम इतनी रवानी से कैसे समझ लेते हो? सफवान आहिस्तगी से बिस्तर से उठा, गहरी सोचों में डूबा चंद कदम चलता हुआ पारिस के करीब आया और नरमी से इसके पास बैठ गया। उसकी आवाज में एक पुरस्कार भारीपन उतर आया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पारिस की आंखें तजस्सुस से खल गईं। वो पूरी तवज्जो के साथ सफवान को देखने लगा। जुनूबी सूडान में बहर अल-गजाल के करीब एक गांव है जिसका नाम मैरील बे है। वहाँ एक शख्स अनसफी अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ सुकून और खुशहाली की जिंदगी गुजार रहा था। पूरा गांव इस खानदान से मोहब्बत करता था। आलमी जंग के दौरान अगरचे हमारा मुल्क तबाही से महफूज रहा, मगर बदनवानी और गंदगी ने सूडान के हालात को किसी जंग से कम तबाहकिन नहीं छोड़ा। उसी दौरान उनके इलाके में एक पुलिस अफसर आया जो दूसरों को अजियत देने में खुशी महसूस करता था। एक दिन अनसफी का बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था कि रास्ते में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। घर पैगाम भेजा गया कि वो मंशियात का कारोबार करता है और रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये खबर खानदान पर क़यामत बन कर गिरी। अनसफी अपने छोटे बेटे को साथ लेकर, जो डॉक्टरेट कर रहा था, थाने पहुंचा। वहां उनकी बुरी तरह तज़हीक की गई। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारा बेटा बेकसूर है, मगर अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो 5 लाख पाउंड दो। अनसफी ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और अदालत जाने की धमकी देकर लौट आया। मगर अगली सुबह पुलिस वाले उसके बेटे की लाश घर ले आए। इस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था और उसे जाली इनकाउंटर का नाम दे दिया गया। जवान मौत ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। छोटे बेटे ने मीडिया को बलवा कर हकायक सामने रखे और इंस्पेक्टर का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। लेकिन अदालतों से लेकर वजीरों तक सबके सब लौट खसूट में शरीक थे।
नतीजा ये निकला कि इतनी चीख वाव पुकार के बावजूद कोई भी इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं उठा। जानते हो पारिस, वो मेरा ही भाई था जिसे इन्होंने मार दिया। मगर बात यहीं खत्म ना हुई। चंद दिन बाद जब मेरे वालिद शहर जा रहे थे तो उन पर घात लगाकर हमला किया गया और वो भी शहीद कर दिए गए। मेरी वालिदा नीम पागल सी हो गई और मुझे कानूनी कार्रवाई करने से भी रोक दिया, हत्ता कि मुझे बिल्कुल खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। इतना कहकर इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पारिस ने दिख और हैरत से पूछा, आपकी वालिदा ने आपको बयान देने से क्यों रोका? सफवान ने नजरें झुकाते हुए आहिस्ता कहा, वो एक शौहर और एक बेटा खो चुकी थीं, दूसरा बेटा खोने का हौसला उनमें नहीं था। फिर क्या हवा? पारिस ने तजस्सुस से पूछा। सफवान के लहजे में अब की बार सख्ती दर आई थी। मेरी आग बुझने वाली नहीं थी। मैंने अपनी अदालत लगा ली। एक रात अपने 2 जानिसार दोस्तों के साथ इंस्पेक्टर को अगवा किया। इससे तमाम नाम अगलुए जिन्होंने मेरे वालिद और भाई के कत्ल में साथ दिया था और जो इसकी रिश्वतखोरी में शरीक थे। फिर मैंने इसे मार डाला और हादसे का रंग दे दिया। इसके बाद मैंने पूरे नेटवर्क का सफाया शुरू किया। इतने लोगों को मारा कि गिनती भी याद नहीं रही। मेरा नाम अनदरूरलद में आदिल के नाम से मशहूर हुआ। पारिस लरजते हुए बोला, तो तुम्हें कोई पहचानता नहीं? ये सब कितने अरसा से चल रहा है? सफवान ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 1.5 साल। हर रोज 3-4 लोग मारे जाते थे। मैं खुद वारदात नहीं करता था, सिर्फ प्लानिंग करता था। पुलिस के सिर्फ 5 अफसर मारे, बाकी सियासतदान, टारगेट कलरज और बड़े माफियाज को खत्म किया। तुम शायद आलमी खबरें नहीं सुनते। 6 माह पहले हमने हुकूमत के एक वजीर को अंजाम तक पहुंचाया। इसके पास इतनी ब्लैक मनी थी कि अगर पूरे मुल्क के हर शख्स को 30,000 भी देता तो खत्म ना होती। मगर हमने वो दौलत भी जला दी। पारिस ने अफसोस से कहा, इतनी बड़ी रकम जला दी, इससे क्या हासिल हुआ? सफवान की आंखों में बिजली कौनत गई। वो गरीबों का पैसा था। अगर गरीबों तक नहीं पहुंच सकता तो गद्दारों के पास भी रहने का हक नहीं। पारिस हैरत से बोला, तो तुम्हें इस सब में क्या मिलता है? सफवान मुस्कुरा दिया, मेरे लिए कुछ नहीं, बस एक कहावत पर ईमान है, When oppression exceeds its limits, God raises a just man. And if no one rises, call upon the just man of God. मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं, मजलूमों के लिए है, और ये लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। पारिस ने फिक्रमंदी से कहा, मगर अब तो तुम बेनकाब हो चुके हो। अगर किसी करीबी ने धोखा दिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। सफवान ने मुस्कुरा कर कहा, जानते हो मेरा नेटवर्क कैसे बना? शुरू में सिर्फ 10 लोगों को कायल किया, 1 माह इन्हें ट्रेनिंग दी, आगे इन्होंने खुद पूरा नेटवर्क खड़ा किया। और मजे की बात यह है कि वो ये समझते हैं कि मैं आदिल का करीबी साथी हूँ। इनमें अपोजिशन का लीडर, रिटायर्ड फौजी और पुलिस अफसर, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक प्रिंसिपल, एक बदनाम गैंगस्टर, एक बड़ा बिजनेसमैन और 2 कॉलेज यूनियन के सदर शामिल हैं। यूं आधे सूडान पर मेरा असर है। हमला सफवान पर हुआ, आदिल पर नहीं। पारिस शशदर रह गया। इतने कम वक्त में इतना बड़ा नेटवर्क, कमाल है। वैसे तुम कितनी ज़बानें जानते हो? सफवान हल्का सा हंसा। 15 ज़बानें रवानी से बोल सकता हूँ, 20 से ज़ायद किसी हद तक समझ लेता हूँ। पारिस के चेहरे पर बेसाख्ता हैरत उभर आई। शगदार बिल्कुल दुरुस्त कहता था, तुम वाकई बहुत कीमती हो। मैंने तुम्हें लुटेरा समझ रखा था, मगर खुशी है कि तुमसे मिलकर अपनी गलती का एहसास हुआ। सफवान ने मतजस्सुस लहजे में पूछा, और ये शगदार कौन है? पारिस ने आह भरते हुए कहा, कल तुम्हें मलवा दूंगा। अभी तो दर्द फिर से तेज हो रहा है, प्लीज कोई पेन किलर इंजेक्शन दे दो। इसने हंसते हुए अपनी जख्मी टांग की तरफ इशारा किया। सफवान ने शफकत से जवाब दिया, हंसू मत, अब थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करो। ये इंजेक्शन इतने मुजिजाती नहीं होते,
हल्का फुल्का दर्द रह ही जाता है। खामोशी से लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। इसकी मुस्कुराहट में हल्की सी तसल्ली और गर्मजोशी थी। पारिस ने हल्के से हंसकर कहा, हाय, अगर मैं 10 बार भी पैदा हो जाऊं तो सफुअन जैसा बनना मुमकिन नहीं। वो फिर मुस्कुराया और आंखें बंद करके लेट गया। इसके जहन में कई सवाल तेजी से गर्दिश कर रहे थे। इतने कम अरसे में इसने ये नेटवर्क कैसे तरतीब दिया? कौन से बंधन, कौन सी चाली और कौन सी ख्वाहिशात ऐसे अजीम काम तकमील तक? सफुअन इसकी उदासी भान पर कर बोला, मुझे अंदाजा है तुमने भी दर्द देखे हैं। अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। एक मुखलिस दोस्त 1000 मुनाफिक रिश्तों से बेहतर होता है। वो बिस्तर से उठकर कुर्सी पर बैठ गया और पारिस की कहानी सुनने लगा। पारिस ने कहानी शुरू की। मैं इन्हीं दिनों पैदा हुआ जब आलमी जंग अपने उरूज पर थी। इंसानियत सुस्ती हो चुकी थी, खून पानी की तरह बहता था और आम इंसान कमतर समझा जाता था। मेरे वालिद साहब ने 2 शादियां की। पहली बीवी से एक बेटा हुआ जो मेरा सौतेला भाई है और जिसने बाद में एक बाप की तरह हमारी जिम्मेदारी उठाई। उनकी दूसरी बीवी से मेरी पैदाइश हुई, मगर 1 साल बाद ही वो शहीद हो गए। वालिद साहब ने मेरी मामा को वसीयत की थी कि अगर वो जिंदा ना रही तो मुझे लेकर वो फैसल आबाद चली जाएं। वो शहर दरअसल जंग की तबाही से निस्बतन महफूज था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद मामा मुझे लेकर फैसल आबाद चली गईं और मैंने बाकी जिंदगी वहीं गुजारी। कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। मेरे वालिद साहब का मानना था कि मैं किसी खास मकसद के लिए पैदा हुआ हूँ, मगर मैं खुद अपने बारे में ना जाने क्यों गैर यकीनी महसूस करता हूँ। चंद दिन पहले मामा मुझे वापस कश्मीर लेकर आए और फिर ये सब पेश आया। उसकी आवाज में यादों की तलखी और माजी का बोझ था। वो थम कर बोला, अगर मैं अपने बारे में मुकम्मल बताऊं तो शायद काफी ना होगा। मेरा वजूद हमेशा मेरे वालिद साहब के मकासद के गर्द घूमता रहा। वो एक इनकलाबी सोच के मालिक थे, मगर गुर्बत की वजह से वो अपनी जिंदगी में कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे पाए। इसके जहन में अपने वालिद फारिस अली की डायरी का उन्वान घूम रहा था, एक नाम जो अभी तक कई राज अपने अंदर छुपाए हुए था। मैं कौन हूँ? फारिस अली। मेरा नाम फारिस अली है और मैं अपनी जिंदगी की दास्तान अपने बेटे पारिस के लिए लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ मेरा वक्त पूरा हो चुका है और मैं बहुत जल्द अपने बेटे से दूर चला जाऊंगा। हर इंसान जो पैदा होता है, इसमें और एक हैवान के बच्चे में कोई खास फर्क नहीं होता। इस बच्चे को हैवान या इंसान इसके वालिदैन और इसका मुआशरा बनाता है। दुनिया में कई इंसान शैतानियत और दरिंदगी की हदों को भी फलांग गए और बेशुमार लोग भीड़ बकरियों की तरह अपने पीठ की फिक्र करते रहे। उनकी नज़र में जिंदगी का मानी सिर्फ अपना पेट भरना, शादी करके बच्चे पैदा करना और उनको पाल के मर जाना ही था। मगर कुछ इंसान अपनी जिंदगी को मिसाल और मौत को यादगार बनाकर चले गए। दरहकीकत जो भी बच्चा दुनिया में पैदा होता है वो एक मकसद लेकर पैदा होता है, मगर ज्यादातर लोग अपनी दुनिया में आने का मकसद ही भूल जाते हैं और कुछ लोग फरामोश कर देते हैं। अलबत्ता चंद लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जिंदगी अपने मकासद को तकमील तक पहुंचाने का मौका ही नहीं देती, और शायद मैं उन्हीं लोगों में से हूँ, मगर फारिस अली हिम्मत हारने वालों में से नहीं। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पुराने वक्तों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जगह जगह सराय बने होते थे। जब बादशाह कहीं दूर दराज के इलाकों में कोई अहम पैगाम जल्दी पहुंचाने के लिए एलची भेजते तो घोड़े के लिए लगातार सफर मुमकिन नहीं होता था। एलची अपने घोड़े पर एक सराय तक पहुंचता और अपना घोड़ा जो थकन से चोर होता था उसे सराय में छोड़ देता और वहां से एक ताज़ा दम घोड़ा लेकर अपने सफर को निकल पड़ता, और ऐसे ही रास्ते में आने वाले हर सराय से घोड़ा तब्दील करते हुए ले जाता और जितना जल्दी मुमकिन हो पाता वो पैगाम को मंजिल तक पहुंचा देता था। मैं भी इस थके हुए घोड़े की मानिंद हूँ। अब पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैं थक जाऊं तो मैं हार नहीं मानूंगा, बल्कि एक ताज़ा दम घोड़ा मंजिल की तरफ दौड़ा दूंगा। हमारा मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं, बल्कि मकसद को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना लाजिम है। मैं दुनिया में जो भी मकासद लेकर निकला हूँ, मैं उन मकासद को ज़ाया नहीं होने दूंगा। जहाँ तक मैं इन्हें लेकर पहुँच सका ज़रूर पहुँचूंगा। फिर ये पैगाम
मकासिद अपने बेटों के सुपरद कर दूंगा और वो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। जो रास्ता मैंने पार कर लिया वो मेरे बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही हम अपने ख्वाब और मकासिद अगली नस्लों को देते जाएंगे और वो उनको लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। रास्ता कितना ही तवील क्यों ना हो, अगर ख्वाब सच्चे हैं तो आगे मंजिल जरूर होती है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बड़े ख्वाब नहीं देखते कि हम इन्हें पूरा कैसे करेंगे, मगर जरूरी नहीं कि हमारा हर ख्वाब हमारी जिंदगी में ही पूरा हो। तुम बीज तो लगाओ, इस पौधे ने चाहे 7 नस्लों के बाद ही फल दिया, मगर लजमन देगा फकत तुम अपनी औलाद को इस पौधे की आबियारी वसीयत कर जाओ। मैं एक छोटे से गांव में 20वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में पैदा हुआ। मैं बचपन से ही हर वक्त सोचों में डूबा रहता था। कभी कभार इस हद तक सोचों में डूब जाता कि मैं इर्द गिर्द की हर चीज को फरामोश कर देता। उसीलिए मुझे गुमसुम बच्चा कहा जाता था। मेरा बचपन निहायत तल्ख और मुश्किलात से भरपूर गुजरा। मैं अपने घर, माहौल और मुआशरे को देखता तो अजीब सी बेचैनी होने लगती। मुझे आहिस्ता आहिस्ता उलझन होने लगी। इतनी शदीद इक्ताहट पैदा हो गई कि मैंने बचपन में ही खुद को सबसे अलग थलग कर लिया और तन्हा रहने का आदी हो गया। हैरत की बात यह है कि इस वक्त में सिर्फ 10 या 11 साल का था। मेरे अब्बू जब भी मुझे इस तरह सोचों में गुम देखा करते तो कहते कि बेटा, जैसे तुम हर वक्त सोचों में गुम रहते हो, अगर इन सोचों को एक नुक्ते पर मरकूज कर लो तो वो नुक्ता पहाड़ बन सकता है। मुझे तब ये बातें अजीब लगती थीं। बचपन में ये तमाम सोचें बेतरतीब थीं। फिर एक मर्तबा मेरे अब्बू ने मुझसे कहा, कौतर, मैं नहीं जानता तुम हर वक्त किन सोचों में गुम रहते हो, मगर वो सोचें जो तुम्हें बेचैन रखती हैं, अगर उनको ऐसे ही तुमने बेलगाम छोड़ दिया तो ये तुम्हें ना जाने कैसे रास्तों की तरफ खींच कर ले जाएं। हो सकता है वो तुम्हारे या दूसरे लोगों की तबाही का सबब बन जाएं। मैंने रूहान से अंदाज में इस दिन अब्बू से पूछा था, तो अब्बू मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ना जाने मुझे क्या हो जाता है, खुद से भी बेखबर हो जाता हूँ। अब्बू जान ने मुझे कुछ देर बेचैनी से देखा, फिर प्यार और शफकत से कहा, मेरा पत्तर, मैं नहीं जानता मैं तुम्हारा क्या करूं, मगर तुम कोशिश करो कि तुम्हारा ज्यादा वक्त अच्छी किताबें पढ़ने में गुजरे। किताबें पढ़ने से तुम्हारा इल्म बढ़ता चला जाएगा। तुम इससे सोचना खत्म नहीं कर पाओगे, मगर तुम्हारा इल्म तुम्हें किसी बेहतर रास्ते की जुस्तजू का तालिब बना देगा। मेरे अब्बू के ये वो अल्फाज थे जहाँ से मेरी जिंदगी में एक इनकलाब का आगाज हुआ और फिर मैं किताबों में खो गया। बस मुताला ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इसके बाद ना मुझे कभी किसी दोस्त की जरूरत महसूस हुई और ना ही दोस्तों के साथ खेलने में दिलचस्पी रही। मेरे साथ बचपन से ही एक मसला था कि मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। पहले तो मैं डर जाया करता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता आदत होने लगी। कई बार इन आवाजों को सुनने की कोशिश की, मगर कुछ भी समझने से कासिर था। मगर वक्त के साथ मैंने उन आवाजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अलबत्ता आवाजों का सिलसिला कभी नहीं रुका। किताबों के मुताला में मगन रहने से मेरी सोचों का जाविया बदलने लगा। अलबत्ता उनको अभी तक कोई तरतीब नहीं मिल पाई थी। मेरी हमेशा से महकूमा के बजाय हाकिमाना तबीयत थी। मैं दुनिया के मुताबिक नहीं चलता था, बल्कि दुनिया को अपने रास्ते पर लेकर चलने की सोच रखता था। मैंने किताबें पढ़ने के साथ बुजुर्गों की महफिल में बैठना शुरू कर दिया। मुझे अपनी उम्र के लड़कों के बजाय बुजुर्गों की सोहबत में ज्यादा सुकून मिलता था और धीरे धीरे मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लूटने लगा। मैं काफी हद तक खुद को समझने लगा था। मैंने लोगों के दरमियान बैठना सीख लिया था। मैंने अपने दोस्त बनाना शुरू कर दिए थे। मैंने अपने कुछ छोटे छोटे ख्वाब तरतीब दे लिए थे। मैं लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीख रहा था। मजाक करना, हंसना, खेलना और हर वक्त बातें करते रहना मेरा मामूल बनता जा रहा था। लेकिन मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। ऐसा हादसा कि जिसने मेरे साथ साथ मेरे पूरे खानदान और अजीज व अकारिब को हिला कर रख दिया। मैं जो नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट रहा था, इस हादसे ने मुझे अंधेरे और पागलपन की गहराइयों में फेंक दिया। वो फारिस जिसने अभी अभी हंसना सीखा था, वो अचानक अंधेरों में डूब गया।
गहरी और गंभीर रात की स्याही में एक अजनबी औरत शहर की मसरूफ तरीन सड़क पर गैर मामूली सुकून के साथ कदम बढ़ा रही थी। इसने जीन्स और टी शर्ट के ऊपर एक सियाह चादर ओढ़ रखी थी जो उसके चेहरे को पूरी तरह छुपा रही थी। लंबे कद की वो लड़की छोटे मगर यकसा कदमों से चलती जा रही थी। राह चलते चंद लोग चौंक कर उसे देखते, फिर हैरत और खौफ के मिले जले तासुरात के साथ पीछे मुड़कर बार बार घूरते, मगर वो किसी पर तवज्जो दिए बगैर खामोशी से अपने ही ख्यालों में गुम आगे बढ़ती रही। कुछ फासले पर वो एक वीरान सड़क की तरफ मुड़ गई। हवा के दोष पर लरसते दरख्तों के पत्ते इस सुनसान मंजर की वहशत को और बढ़ा रहे थे। वो सड़क को पीछे धकेलती हुई बिलाखिर एक भारी भरकम लोहे के गेट के सामने रुक गई। गेट के पार दूर तक फैला हुआ कब्रिस्तान अंधेरों में लरसता दिखाई दे रहा था, जहां जगह जगह जंगली घास उग आई थी। इसने जंग आलूद ताला पर एक गहरी नजर डाली, फिर अतराफ में ऐसे मुहतात अंदाज से देखा जैसे किसी पोशीदा राज को आश्कार करने वाली हो। दूर दूर तक कोई जिलरूह दिखाई नहीं दे रहा था। वो आहिस्ता से गेट पर चढ़ी और एक झटके में दूसरी तरफ छलांग लगा दी। सामने फैला हुआ कब्रिस्तान ऐसा लग रहा था गोया सदियों से वहां किसी इंसान ने कदम ना रखा हो। वो मुहतात कदमों से आगे बढ़ती गई। राह में ऐसी कब्रें भी दिखाई दें जिन्हें जंगली जानवरों ने नोच डाला था। उनकी मिट्टी अधड़ी हुई थी और अंदर से इंसानी हड्डियां वहशतनाक अंदाज में झांक रही थीं। कब्रिस्तान के किसी दूर दराज हिस्से से अलव की भयानक आवाज गूंजी, जिसने उस कदीम और सुनसान वादी की खामोशी को लर्जा दिया। सन्नाटा और गहरा हो गया, गोया पूरा माहौल किसी अनदेखे खौफ में सांस ले रहा हो। वो चलते चलते एक जगह रुक गई और झाड़ियों जैसी लंबी घास को हटाकर अंदर दाखिल हुई। चंद कदम आगे बढ़कर उसने जमीन से एक जंग आलूद कुदाल निकाली, जैसे वो पहले से ही वहां दफन हो। कुदाल को मजबूती से थाम कर वो फिर एक नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ने लगी, यहाँ तक कि कब्रिस्तान के ऐन वस्त में पहुंच गई। आखिरकार वो एक पुरानी, बोसीदा और आधी टूटी हुई कब्र के करीब रुक गई। कब्र की हालत देखकर यूं लग रहा था जैसे किसी दरिंदे ने बार बार उसे नोचने की कोशिश की हो। वो लम्हा भर कब्र को घूरते रही, फिर होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी और उसने सरगोशी से भी ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया। इंसान ने ताकत के हुसूल के लिए किया कुछ नहीं किया। कत्ल दर कत्ल किए, खून की नदियां बहाएं, अमलियात किए, अंधेरी रातों में चले काटे। ऐसे हथियार बनाए जिन्होंने जमीन को जहन्नम बना डाला। हराम वाव हलाल सब कुछ इकट्ठा किया है जो इंसान ने ना किया हो। मगर आज तक कोई इतना ताकतवर नहीं बन सका जितना मैं बनने जा रही हूँ। कौन है जो मुझे इस ताकत के हुसूल से रोक सके? हा 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 हा। वो बाजू आसमान की तरफ फैलाकर गुरूर और पागलपन के मिले जले अंदाज में चीखी और फलक शिगाफ कहकहे लगाने लगी। इसकी हंसी की बाज़गशत कब्रिस्तान की खामोश फिजा में भयानक गूंज बनकर फैल गई। अचानक उसने अपनी हंसी का सिलसिला काट दिया। आंखों में चमक और चेहरे पर जुनून सजाकर उसने कुदाल उठाई और दीवानगी के आलम में कब्र की मिट्टी खोदने लगी। जारी है।